नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड हिस्टोरियोग्राफी में। दोस्तों, आज हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे मानक हिंदी के ऊपर। मानक हिंदी क्या है और मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है। तो इसके लिए मैंने कुछ अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का उपयोग किया है, जो कभी मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बनाए थे। तो आपके लिए वो शेयर कर रहा हूँ। और भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं ये कहूँगा कि भाषा विज्ञान में देखिए बहुत ज़्यादा हमें मौलिकता दिखाने का स्कोप नहीं है। अच्छी अच्छी किताबें हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है, डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है, और भी कुछ अच्छी किताबें हैं। तो उन पुस्तकों को आप पढ़िए। मैंने भी जो है उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है। उन पुस्तकों के आधार पे कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो इससे पहले की चर्चा प्रारंभ करें, आपसे पुनः निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मानक हिंदी क्या है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो मानकीकरण का मतलब होता है कि भाषा के अनेक प्रचलित रूपों में से किसी एक रूप को, या ये कह लें कि भाषा के बहुत सारे प्रचलित रूप होते हैं, और उन प्रचलित रूपों का एक तरह से एकीकरण करके उनमें एक रूपता ले आना, ये मानकीकरण है। इसलिए भाषा की व्यापकता तथा परनिष्ठता सहगामी है, ये साथ साथ चलते हैं। भाषा व्यापक होती है, परनिष्ठित होती है। और एक बात ये भी ध्यान में देने की है कि व्याकरण के नियमों में बद्ध भाषा या व्याकरण के नियमों में भाषा जो है वो कई बार क्या होता है कि पसंद नहीं आता। बहुत ज़्यादा व्याकरणबद्ध भाषा जो है वो उसको पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो व्याकरणबद्ध भाषा का जो लिखित रूप होता है प्रायः उसे जड़ता की ओर ले जाता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। तो मानकीकरण का तात्पर्य व्याकरणबद्ध भाषा नहीं है, बल्कि पर मानकीकरण का अर्थ क्या है? तो परिनिष्ठित करना तथा व्यापक करना वास्तव में भाषा में एक रूपता लाने पर ही संभव है। जब तक भाषा जो है, भाषा के अनेक रूप प्रचलित होते हैं, बोलचाल में हम देखते हैं, तो जब तक उसमें एक रूपता नहीं ले आएंगे तब तक उसको परिनिष्ठित नहीं कर सकते हैं। तो और एक रूपता कैसे आएगी? एक रूपता जब आएगी तो मानकीकरण के द्वारा ही आएगी, जब भाषा को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा को स्टैंडर्ड बनाना यानी उसको मानक बनाना, मानकीकरण करना उसका जो है। तो ये भाषा के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा है मानकीकरण। इस बात को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि हिंदी प्रदेशों में बहुत सारे रूप भाषा के प्रचलित रहते हैं। जैसे आप क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आप देखिए उनमें कहीं कहा जाता है उजात बा, यानी वह जा रहा है। उजात अहै। आप अवध क्षेत्र में जाए तो वहाँ अहे का प्रयोग होता है। वो जावे, वह जात है, वो जाता है। तो इस तरह से नाना प्रकार के भाषा के प्रयोग हमें मिलते हैं। तो मित्रों, परिनिष्ठित होने के लिए इनमें से किसी एक या एक से अधिक के किसी मिश्रित रूप को चुनना होगा, और वह सभी रूपों को समझने वालों द्वारा गम्य और स्वीकार होगा। गम्य मतलब बोधगम्य होगा, और स्वीकार होगा तो वही रूप वैयाकरणों द्वारा मानक स्वीकार किया जाएगा। साथ ही वही रूप परिनिष्ठित एवं व्यापक होगा। तो साहित्य ही नहीं, भाषा जो है वो विज्ञान का माध्यम भी होती है, और विज्ञान का माध्यम बन जाने के कारण भाषा की विविधता समाप्त होकर एक रूपता आती है। तो इसी एक रूपता के कारण खड़ी बोली हिंदी एक सीमित क्षेत्र से उठ करके मानक भाषा के रूप में आज प्रतिष्ठित हो गई है।
तो एक जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती, यानी कि भारत में ये भाषा का जो विकास है, भाषा का विकास है वो निरंतर होता रहता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो विकास का जो प्रवाह है वो मानक रूप को समृद्ध करता रहता है। उदाहरणार्थ तौलना को तोलना, कभी बोलचाल में आप देखते हैं कहीं तौलना बोलते हैं, कहीं तोलना बोलते हैं। बहिन को बहन, पहिला को पहला, परिनिष्ठित रूप में लिखने की परंपरा द्वारा तथा अन्य अनेक रूपों में हिंदी ने बहुत कुछ मानकता प्राप्त कर ली है। तो मित्रों, हाँ, किंतु अनेक रूप अभी भी तरल स्थिति में है। अब जैसे हम देखते हैं कई तरह से, अब जैसे अंग्रेजी है तो कहीं अंग्रेजी लिखा रहता है तो कहीं अंग्रेजी। इसी तरह से कुंवर कुंवर, कहीं अ का प्रयोग होता है हम देखते हैं, कहीं व का प्रयोग होता है। इसी तरह से गर्मी गर्मी, कहीं म के ऊपर र लगा हुआ है आप देख रहे हैं, और कहीं ग र मी। जाए जाए, इसी तरह से जाए कहीं ए। अब आप देख रहे हैं एक जगह स्वर का प्रयोग हुआ है जाए, एक जगह व्यंजन का प्रयोग हुआ है जाए। परंतु जितनी विविधता 20 वर्ष पहले थी, या 25-30 वर्ष कह लें पहले थी विविधता भाषा में, उतनी अब नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 4 दशक पहले, मान लीजिए आपके 4 दशक पहले जो विविधता थी, 4 दशक 5 दशक पहले, वो विविधता अब नहीं है। यानी पिछले 50 सालों में भाषा में काफी परिवर्तन आया है। पुनः तरल स्थिति के शब्दों में एक विकल्प मानक रूप में धीरे धीरे स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि ठीक है, अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कहते हैं कि जो चल गई वही तलवार है, तो जिस रूप को स्वीकार कर लिया गया वही मानक हो गया। मानकीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है: चयन, प्रसार, प्रयोग और स्वीकृति। तो चयन का अर्थ है किसी भाषा के विविध क्षेत्रीय या सामाजिक रूपों में किसी एक का मानक भाषा के रूप में चयन होता है, जिस पर उस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से प्रसार है, तो चयन के बाद सहजता एवं बोधगम्यता के आधार पर प्रसार के द्वारा भाषा व्यापक होती है। तीसरी चीज है प्रयोग। मानकीकरण की प्रक्रिया में प्रसार एवं व्यापकता के साथ साथ मानक रूप अपने क्षेत्र के बाहर एवं भाषा की सभी बोलियों, उपबोलियों, साहित्य, शिक्षा, प्रशासन, पत्रकारिता एवं शिष्ट समाज की बोलचाल की भाषा के रूप में छा जाता है। तो ये प्रयोग हो गया। और मानकीकरण की प्रक्रिया का जो चौथा चरण है वो है स्वीकृति। तो प्रसार एवं प्रयोग द्वारा मानक भाषा को क्षेत्रातिक्रमण द्वारा व्यापक स्वीकृति मिलती है, तभी मानक रूप की सही प्रतिष्ठा हुई माना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मानकीकरण जो होता है वो 4 चरणों में आगे बढ़ता है। 4 चरणों में मानकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। मानक भाषा समाज के एक ऐसे वर्ग द्वारा स्वीकृत होती है जो समाज की दृष्टि में मानक है। यानी कि जो आप कह सकते हैं जो सुसंस्कृत लोग हैं, जो सुशिक्षित लोग हैं, जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि ये समाज का मानक वर्ग है, यानी स्टैंडर्ड के लोग जिन्हें आप कहते हैं। तो समाज उन्हीं का अनुकरण करता है। तो वस्तुतः मानक भाषा न तो शुद्धता की मोहताज है और न ही व्याकरण के नियमों की। तो फिर किस चीज की मोहताज है वो मोहताज है सामाजिक स्वीकृति की। यानी जो चल गई वही तलवार है। मौलाना तिवारी कहते हैं जो चल गई वही तलवार है। महानता अशुद्ध है पर हिंदी में मानक है।
महानता शुद्ध है, यानी न हलंत होगा इसमें। महानता शुद्ध है पर मानक नहीं है। तो हिंदी का मानक रूप अभी पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तथापि महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी से डॉक्टर माता बदल जायसवाल तक मानक हिंदी पर काफी काम हुआ है तथा पहचान व स्वीकृति की दिशा में उपलब्धियां भी मानक हिंदी की कम नहीं है। फिर भी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से हिंदी के मानक स्वरूप को अभी काफी समृद्ध करने की आवश्यकता है। संभवतः पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर हिंदी के सामने कोई बड़ी समस्या या भयावह समस्या नहीं है तथा बढ़ती हुई जागरूकता के साथ साथ छोटी छोटी अनेक रूपताओं का समाधान होता जा रहा। तो इस प्रकार हिंदी के मानक रूप की प्रतिष्ठा का कार्य उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति पर है। अब आइए हम चर्चा करते हैं मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं पर। तो मानक हिंदी क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब उसकी कुछ व्याकरणिक विशेषताओं पर चर्चा कर ली जाए तो मानक हिंदी का व्याकरण प्राच्य भारतीय व्याकरण पद्धति और अंग्रेजी व्याकरण के मध्य का मार्ग ग्रहण करता है। इसलिए तात्विक दृष्टि से इसके व्याकरण का नियमन संस्कृत व्याकरण के आधार पर और व्यावहारिक रूप में अंग्रेजी की विभिन्न अवस्थाओं तथा अन्य सहजीवी भाषाओं से प्रभाव ग्रहण करते हुए हिंदी ने अपने विशिष्ट व्याकरणिक विशेषताएं अर्जित की हैं। संस्कृत व्याकरण में शब्दों का प्रारंभिक विभाजन महत्वपूर्ण है। नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, अर्थात शब्द चार प्रकार के हैं। वो चार प्रकार क्या हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो नाम में संज्ञा सर्वनाम विशेषण, आख्यात में क्रियापद आते हैं। पाणिनि ने उपसर्गों को निपात के अंतर्गत माना तथा निपात को विशिष्ट उपसर्ग कहा। तो निपात शब्दों के अंतर्गत अव्यय शब्दों की भी गणना की जाती है। हिंदी में ये चारों तत्व हैं, पर इनका विभाजन अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर किया गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी इसी पद्धति का अनुसरण कर इनका विभाजन किया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण एवं अव्यय। तो हिंदी ने प्रकृति प्रत्यय की भारतीय पद्धति को स्वीकार करते हुए संस्कृत के प्रतिपादित और पद को स्वीकार नहीं किया, परंतु समास प्रकृत्या संस्कृत के अनुरूप ही है। संज्ञा पद एवं क्रियापद फिर भी हिंदी में चलते हैं। अब रूपांतर की प्रक्रिया जो है उसे हम देखें कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, काल, अर्थ आदि के अनुसार रूपांतर होते हैं। इनमें वाच्य, काल एवं अर्थ, मूड केवल क्रिया से संबद्ध होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्दों को देखें हम तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी प्रायः अव्यय होते हैं। विकारी शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनका रूपांतरण किया जाता है, जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अलग अलग रूप हमें मिलते हैं, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। संस्कृत में इन प्रत्ययों को विभक्ति प्रत्यय कहते हैं और हिंदी में व्याकरणिक अथवा रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख व्याकरणिक लक्षण हैं जिन्हें आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहला, अकारांत पुल्लिंग पद। तो अकारांत पुल्लिंग पद को हिंदी का प्रथम वैयाकरणिक लक्षण माना जा सकता है। कृदंत मुक्त पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में अकारांत प्रवृत्ति पाई जाती है। अकारांत उच्चारण की दृष्टि से पंजाबी, लहंदा तथा
जनपदीय खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं तथा हरियाणवी यानी बांगरू से मानक हिंदी की समानता है। संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। संज्ञा शब्द किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ तथा भाव का द्योतन कराते हैं। संज्ञाएं तीन हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किंतु भाषा वैज्ञानिकों ने पदार्थवाचक एवं समुदायवाचक भेद भी किए हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो संज्ञाएं हैं वो एक तरह से तीन तो मुख्य हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन उसमें आप पदार्थवाचक और समुदायवाचक संज्ञा जो है वो भी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से 5 भेद हो गए। अब लिंग की बात करें, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। भाषा में लिंग निर्णय के 2 आधार हैं। ये 2 आधार क्या हैं? नंबर 1 आप कह सकते हैं नैसर्गिक लिंग विधान। नैसर्गिक लिंग विधान जैसे कि बैल, गाय आदि जो है, तो ये नैसर्गिक लिंग विधान के उदाहरण हैं। और दूसरा क्या है? व्याकरणिक लिंग विधान, जैसे नासिका, मुख, हाथ, पैर आदि। संस्कृत के नपुंसक लिंग अथवा अंग्रेजी के कॉमन जेंडर को हिंदी में स्थान नहीं मिला है, उसे हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया है। हिंदी में लिंग निर्णय व्याकरणिक कोटियों की अपेक्षा लोक व्यवहार पर निर्भर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस पर कि हिंदी में जो लिंग निर्णय है वो व्याकरणिक कोटियों की अपेक्षा लोक व्यवहार पर अधिक निर्भर हो गया। उदाहरण के लिए, कहीं दही खट्टी है तो कहीं दही खट्टा है। हिंदी क्रियाओं में लिंग भेद हिंदी की विशेषता है। हिंदी में संज्ञा, विशेषण और क्रिया तीनों में लिंग भेद से रूपांतर होता है। हिंदी में लिंग निर्णय के 2 तत्व हैं: शब्दार्थ और प्रत्यय। शब्दार्थ से अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो लोक परंपरा से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग माने जाते हैं। हिंदी में पुरुषवाची शब्दों में स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे लड़का जोड़ ई बड़ी बराबर लड़की, मिसिर जोड़ आइन बराबर मिसिराइन। वचन की बात करें, वचन विधान, तो हिंदी में भी अन्य आर्य भाषाओं की भांति 2 ही वचन हैं: एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में बहुवचन प्रकट करने के 3 रूप हैं: प्रत्यय का योग, बहुवचन का संयोग और वाक्य प्रयोग द्वारा वचन का ज्ञान। कारक रचना। वाक्य में अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों को कारक कहते हैं। ये परिभाषा है कि वाक्य में अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों को कारक कहते हैं। परंपरागत रूप से संस्कृत में एक शब्द के 24 रूप होते थे। पाली प्राकृत में ये 13 हुए। अपभ्रंश में इन रूपों की संख्या 6 हो गई। हिंदी में ये और संक्षिप्त होकर 2-3 रूपों में सिमट गए। परिणामतः कारक संबंधों को प्रकट करने के लिए इन्हीं 2-3 रूपों में परसर्ग या कारक चिन्ह जोड़े जाने लगे। तो इस प्रकार हिंदी में ऋजु या तिर्यक या आविष्कारी और अविकारी और विकारी, ऋजु या तिर्यक या अविकारी और विकारी 2 ही कारक रह गए। इन्हीं दोनों रूपों में विभिन्न परसर्ग जोड़कर कारक संबंध प्रकट किए जाते हैं। प्राचीन विभक्तियों के स्थान पर अब कारक चिन्ह या परसर्ग प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। वचन एवं कारकों के कारण संज्ञा की भांति सर्वनामों में भी परिवर्तन होते रहते हैं, पर लिंग भेद के कारण परिवर्तन नहीं होते। अब हिंदी सर्वनामों की एक विशेषता उनका द्वित्व प्रयोग है, जैसे आप से आप, कौन कौन। कुछ सर्वनामों के संयुक्त प्रयोग
भी किए जाने लगे हैं, जैसे सब कोई, बहुत कुछ। अब बात करें हम विशेषण की। विशेषण क्या है? तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराते हैं। विशेषण जो होते हैं संज्ञा, जैसे हम कहते हैं कोई आदमी बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, श्याम बहुत अच्छा है, तो किसका बोध, किसकी अच्छाई का बोध कराते हैं? यहाँ संज्ञा कौन है? नाउन जो है वो, उसका संज्ञा की अच्छाई का बोध कराते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराते हैं। तात्विक दृष्टि से विशेषण संज्ञा पदों को सीमित या मर्यादित करते हैं, जैसे पशु एवं पक्षी जा रहे हैं, यह एक पद है। विशेषण युक्त रूप में अगर हम इसमें विशेषण लगाएं, विशेषण का प्रयोग करें, तो हम ये कह सकते हैं कि काले पशु और सफेद पक्षी जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए, पशु की विशेषता क्या हो गई? वो काले हैं। पक्षी की विशेषता क्या हो गई? वो सफेद है। तो संस्कृत की भांति हिंदी में भी विशेषण के या विशेष्य के पूर्व आते हैं। विशेषण जो है विशेष्य के पूर्व आते हैं। ये अकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है और अन्य में नहीं होता। अब क्रिया की बात करें। क्रिया क्या है? कि जिसके कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया जैसे अब आप देखिए क्या है कि क्रिया से ही वाक्य का मुख्य अभिप्राय प्रकट होता है। क्रिया से ही वाक्य का मुख्य अभिप्राय प्रकट होता है। क्रिया उस पद को कहते हैं जिससे किसी वस्तु के बारे में कुछ विधान किया जाता है। क्रिया के रूप है अकर्मक तथा सकर्मक। सकर्मक क्रिया से व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी अन्य पर पड़ता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि जिसके कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातुओं के दो रूप हैं। मूल धातु जो किसी शब्द द्वारा निर्मित नहीं है, और यौगिक धातु, ये अन्य शब्दों से निर्मित किए जाते हैं। तो हिंदी क्रिया अत्यधिक जटिल और इसके विपरीत कुछ अन्य मत रखने वालों के अनुसार अत्यंत सरल मानी जाती है। अब अव्यय की बात करें, अगली जो व्याकरणिक विशेषता है मानक हिंदी की। सामान्य रूप से अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय न हो। शब्द पे ध्यान दीजिए, अव्यय, अव्यय यानी जो व्यय न हो। व्याकरणिक दृष्टि से जिस शब्द में परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। हिंदी में अव्ययों में सर्वत्र इस परिभाषा का परिपालन नहीं है। अनेक अव्यय ऐसे हैं जिनमें रूपांतरण देखा जा सकता है, जैसे ऐसा, ऐसे, ऐसी, जैसा, जैसे, जैसी इत्यादि। रूप एवं अर्थ की दृष्टि से अव्ययों को 4 वर्गों में परिगणित किया जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत काल, स्थान, रीति, निषेध, हेतु, कारण, व्यतिरेक, परिणाम आदि के वाचक अव्यय आते हैं। यानी इसके अंतर्गत काल, स्थान, रीति, निषेध, हेतु, कारण, व्यतिरेक, परिणाम आदि के वाचक अव्यय आते हैं। संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत कारकीय परसर्गों की गणना की जाती है। हिंदी में संज्ञा एवं सर्वनाम पदों के बाद ये आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 पदों, वाक्य पाशों या वाक्यांशों के लिए 2 पदों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे और तो, या तो, अथवा,
एवं परंतु आदि जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये विस्मय, मनोविकार आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई बार दुखी होते हैं, कहते हैं ओह, किसी से मिलते हैं तो कहते हैं, कई बार होता है तो हम जैसे कष्ट में होते हैं तो कहते हैं हाय, किसी को प्रशंसा करनी हो तो शाबाश करते हैं, ओफ इत्यादि। ये सब जो है क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय अथवा मनोविकार के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से अंतिम जो व्याकरणिक विशेषता हम कह सकते हैं वो समास। तो हिंदी की समास प्रकृतियां संस्कृत के अनुकूल है। जैसे संस्कृत के समास हैं वैसे हिंदी के भी समास हैं। यह दो या दो से अधिक पदों के योग से निर्मित नया पद है। समास का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदों के योग से निर्मित नया पद। तो इसे कथन की विशेष शैली कह सकते हैं। हिंदी कवियों जैसे सूर, तुलसी आदि में, इनमें भी संस्कृत से प्रभावित रचनाओं में सामासिक पदावली का प्रयोग देखा जा सकता है, परंतु कबीर जैसी आदि में यह बहुत कम मिलता है, नाम मात्र का ही है। तो संस्कृत के आधार पर हिंदी में भी 6 समास मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो मित्रों, इस तरह से हमने जो है वो जाना कि मानक हिंदी क्या है। मानक हिंदी जो है वो भाषा का जो मानकीकरण होता है उसके कौन से 4 चरण हैं उनके विषय में जाना हमने। उसके अलावा हमने मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप ऐसा करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। जल्दी हम कुछ और नोट्स हिंदी साहित्य के आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। खास करके आजकल जो विद्यार्थी एनएपी वगैरह में है, जो नए सिलेबस वगैरह आए हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये भाषा विज्ञान पूछे जाते हैं। तो भाषा विज्ञान पे मैं चुने हुए टॉपिक्स पे कुछ विशेष वीडियोस, नोट्स सहित लेके आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।